अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम थर्मिस्टर पढ़ेंगे और थर्मिस्टर जैसे कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि ये कुछ हीट से रिलेटेड चीज़ है। सो हमें पता है कि थर्म का मतलब होता है हीट और ईस्टर मतलब रेजिस्टर, ठीक है। तो उसको मिला के इन्होंने थर्मिस्टर बना लिया है। सो इसका मतलब है फिर ये ऐसा एक रेजिस्टर है जो कि जिसका कोई हीट से ताल्लुक है और हीट को बढ़ाने या कम करने से इस पर कोई इफेक्ट होगा। So a thermistor is a heat sensitive resistor. ठीक है, it's a resistor but it's also heat sensitive. ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थर्मिस्टर या ये जो हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है इट विल शो सम काइंड ऑफ बिहेवियर जिसको हम पहचान सकते हैं कि ये हीट बढ़ी है तो हुआ है। ठीक हो गया। So most thermistors have negative temperature coefficient of resistance. अब देखो negative temperature coefficient क्या था, हमने ऊपर टेबल में पढ़ा था कि positive coefficient of resistance तो उन मटेरियल्स के होते हैं कि जिनमें आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। हमने देखा था कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपस में एक लीनियर रिलेशन है। लेकिन फिर कुछ दो ऐसे हमें सेमीकंडक्टर्स मिले थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऊपर आप टेबल में देखिएगा कि उनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। तो उनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, वो नेगेटिव था। बिल्कुल इसी तरह थर्मिस्टर्स जो हैं इनमें भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑल्सो आर अवेलेबल बट नेगेटिव वाले मोस्टली होते हैं। यानी ये कि थर्मिस्टर जो हैं जब आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, या अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सेरामिक्स। और सेमीकंडक्टर सेरामिक्स हैं क्या? दीज आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इनको हाई टेम्परेचर पर हम हीट करके, तो जैसे सेरामिक यानी कि जैसे जो आपके ये मट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं ना, उस तरह का प्रोसेस है जिसके ज़रिए इनको हाई प्रेशर में जो है वो हीट करके बेक किया जाता है। और इस तरह के डिफरेंट शेप्स में आप इनको बेक कर सकते हैं, बीड्स, वॉशर, रॉड्स। ठीक है, तो इस तरह ये आपके जो है वो थर्मिस्टर्स हैं। Thermistors with high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature, especially near 10 K यानी कि -263 केल्विन डिग्री सी। तो मतलब इतना थोड़ा टेम्परेचर -273 डिग्री जो है वो लोवेस्ट टेम्परेचर है, और उसके बिल्कुल करीब करीब का टेम्परेचर भी आप जो है थर्मिस्टर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से थर्मिस्टर? जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। यानी ये कि ऐसे थर्मिस्टर जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। मतलब टेम्परेचर लो करते जाएंगे, लो करते जाएंगे, लो करते जाएंगे तो वो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती जाएगी एंड दे विल स्टॉप कंडक्टिंग। तो आप उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा उनकी रेजिस्टेंस लो होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, आप फाइंड कर सकते हैं कि उनकी टेम्परेचर आपका क्या है। आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, या जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो थर्मिस्टर हैं जो कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रखते हैं, these are very accurate for measuring low temperatures. The higher resistance at low temperature enables more accurate measurement possible. Thermistors have वाइड एप्लीकेशन एज टेम्परेचर सेंसर्स। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इनकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और वो चेंज जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल चेंज में यानी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, और जो कि आप फाइंड कर सकते हैं आप जो है वो कोई भी डिवाइस जो है उसके ज़रिए बता सकते हैं कि ये जो चेंज आया है उसको ये कितना आया है। ठीक है, आप उसको इलेक्ट्रिकल चेंजेस में कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, तो आप वोल्ट मीटर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कितना चेंज आया है और कितना टेम्परेचर रहा होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह थर्मिस्टर्स जो है वो काम करते हैं। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा है कि A 0 ohm resistance is indicated by a single black color band around the body of the resistor.
अगर एक सिंगल ब्लैक कलर का बैंड है रजिस्टर के ऊपर तो वो एक 0 ओम का रजिस्टर है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स पे। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें कि हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है वो बैटरी जो है वो दी हुई है, और बैटरी जो है वो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, और यहाँ पर लगा हुआ है एक रजिस्टर, और एक स्टेडी करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वी, वही पोटेंशियल पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान है, कि आइडियली जो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है वो ये जो वायर्स हैं इनमें तो नहीं यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी पॉइंट के दरमियान वही पोटेंशियल है। ठीक है, वायर्स को हम आइडियली कंसिडर करते हैं कि ये वायर्स जो हैं वो खुद कोई इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती। तो इसलिए जो भी पोटेंशियल बैटरी का होता है वही आपने जो भी रजिस्टर लगाया है यहाँ पे, कुछ भी लगाया है, उसके क्रॉस वही पोटेंशियल जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल लेते हैं, तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। अब करंट की ये नेचुरल डायरेक्शन है करंट की, तो हो गई है कि चार्जेस जो है वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेंगे और ए से और आर के थ्रू होते हुए बी से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे। अब चूंकि हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगे और नेगेटिव प्लेट से अंदर जाएंगे। तो जब वो नेगेटिव प्लेट से अंदर जाएंगे तो बैटरी जो है उसने दोबारा, चूंकि उसने कांस्टेंट पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करना है, तो उन चार्जेस को नेगेटिव प्लेट से दोबारा पॉजिटिव प्लेट पे लेके आएगी। अब चार्जेस चूंकि पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके आना मुश्किल काम है ना, तो ये मुश्किल काम बैटरी करती है और बैटरी के इसी काम को हम उसका वर्क कहते हैं। ठीक है, तो चार्जेस जो है वो नेचुरली पॉजिटिव से यानी आउटर सर्किट में नेगेटिव पे तो वो नेचुरली जाएंगे, लेकिन जब आप को उन चार्जेस को नेगेटिव प्लेट से बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे दोबारा लेके आना है ताकि वो दोबारा सर्किट में फ्लो करें, तो यू हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क जो है वो हम बैटरी के की जो पावर होती है, ये बैटरी का आउटपुट है, उसके तौर पे हम अज्यूम करते हैं उसको। बैटरी जो है जो काम कर रही है वो है, वो चार्जेस को लिफ्ट कर रही है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, जो कि एक नेचुरल डायरेक्शन नहीं है चार्जेस के मूव करने की। जब भी आपको नेचुरल डायरेक्शन की अगेंस्ट जाना होगा यू हैव टू डू वर्क। ठीक हो गया, तो इसको आपने पढ़ लेना है, इस पैराग्राफ में यही बातें लिखी हुई हैं। So in this circuit, the battery is continuously lifting charges uphill through the potential difference V using, अब जितना ज़्यादा इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में पोटेंशियल होगा उतनी ही ज़्यादा बैटरी को काम करना पड़ेगा चार्जेस को लिफ्ट करने के लिए। ऐसे समझ लो जैसे जैसे ये एक पहाड़ हो और अगर चार्ज जो है वो लेट से यहाँ पड़ा हुआ है लाइक अ बॉल, तो ये बॉल जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, लेकिन इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा और यहाँ से ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो चार्जेस भी इसी तरह है कि वो यहाँ से खुद ब खुद इस टर्मिनल पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से उनको ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वर्क। और कितना काम, उतना काम जितना कि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल है टाइम्स कि आपने जितना चार्ज जो है वो पुट करना है। ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो है जो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, ये बैटरी को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो क्या है, वो V पोटेंशियल टाइम्स द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू हैव टू लिफ्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज लिफ्ट करना पड़ेगा वो, और जिस पोटेंशियल के थ्रू, या ये ऐसे ही है जैसे ये पॉजिटिव प्लेट हो और ये नेगेटिव प्लेट हो, तो आपको चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे लेके आना है, तो जितना इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू V टाइम्स डेल्टा Q। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में पढ़ा था, वर्क डन की फॉर्म में पढ़ा था। दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, सो ये आपकी बैटरी, आपको पता है ना कि वर्क डन जो है वो इक्वल होता है
एनर्जी के, एनर्जी जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पे भी इसको पोटेंशियल एनर्जी समझें या सिंपली एनर्जी, दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक हो गया, वो एनर्जी जिसको लेके अब चार्जेस जो है वो आउटर सर्किट में मूव करेंगे। The rate at which the battery is supplying electrical energy is power output। ठीक है, एनर्जी जो है वो जिस रेट से सप्लाई हो रही है वो बैटरी की पावर कहलाती है। किसी भी चीज़ की पावर निकालने के लिए आप वो जो भी काम कर रही है, जो भी एनर्जी सप्लाई कर रही है, उसको देखते हो यूनिट सेकंड में वो कितना काम कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल पावर या पावर ऑफ द बैटरी जो है वो फाइंड करने के लिए आप जो भी उसने काम किया है, जो भी वर्क डन वो कर रही है, जो भी वो एनर्जी सप्लाइड कर रही है, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे। सो एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, डिवाइडेड बाय टाइम इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो फिर यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड की वैल्यू पुट कर दें V टाइम्स डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। ठीक हो गया, तो यहाँ से डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T जो है वो करंट की डेफिनेशन है। करंट जो है वो क्या होता है, चार्ज मूविंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम ना, तो ये करंट की डेफिनेशन है। तो आप इसकी जगह फिर आप करंट पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास आ जाएगी V वैसे ही रहा, और डेल्टा Q बाई डेल्टा T की जगह हमने I पुट कर दिया। ठीक हो गया, दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर पावर डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ करंट I ऑपरेटिंग ऑन वोल्टेज V। सो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन है कि अगर कोई सोर्स जो है वो उसका पोटेंशियल जो है वो V दे रहा है वो, और जो करंट हमारे आउटर सर्किट में गुजर रहा है वो I है, तो जो वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा होगा वो होगी V टाइम्स I। In the circuit, the power supplied by the battery is expanded or dissipated in the resistor। अब यहाँ पर ये जो भी पावर बैटरी हमें दे रही है, यहाँ जो भी पावर हमें बैटरी दे रही है, वो पावर कहाँ पर यूज़ हो रही है, इस रजिस्टर के अक्रॉस डेसिपेट हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो पावर जो एनर्जी है वो जाहिर है अगर हम आइडियली देखें तो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस दैट द पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर इज आल्सो द सेम एज गिवन बाय द बैटरी। ठीक है, बैटरी ने कितनी पावर दी थी, V टाइम्स I। इसका मतलब है कि रजिस्टर के अंदर भी जो पावर डेसिपेट होगी, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है कि जो रजिस्टर को के साथ कनेक्टिंग वायर्स हैं, यानी ये जो वायर हैं, जो ब्लू में आपको वायर नज़र आ रही है, ये ब्लू में जो वायर है ये आइडियल वायर है और इसकी रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी। तो फिर यहाँ से जो भी आपको एनर्जी सप्लाई हो रही है वो एनर्जी जाहिर है इसके क्रॉस डेसिपेट हो रही है। तो एनर्जी सप्लाई क्या है या पावर सप्लाइड क्या है, V टाइम्स I। इसका मतलब है कि जो पावर डेसिपेटेड है अक्रॉस द रेजिस्टर वो भी V टाइम्स I है। ठीक हो गया, सो यानी पावर डेसिपेटेड भी क्या है, V टाइम्स I, और इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड भी V टाइम्स I है और डेसिपेटेड भी V टाइम्स I है। और फिर ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको कुछ और फॉर्म्स भी हैं इसकी, और वो क्या है कि अगर आप P इज इक्वल टू वी आई में आप V की वैल्यू पुट कर दो, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई आर टाइम्स आई, तो आई का स्क्वायर हो गया टाइम्स आर। अगर आपके पास यानी पोटेंशियल नहीं है, अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो यू कैन स्टिल फाइंड पावर। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी है। इसी तरह अगर आपके पास P इज इक्वल टू वी आई है तो इसमें अगर आपको I नहीं गिवन, आपको V ही गिवन है, तो आप I की वैल्यू पुट कर देंगे V डिवाइडेड बाई R। ये भी हम लॉ से हमने वैल्यू ली है, ठीक है, उसको रीअरेंज करके ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये एक और फार्मूला बन गया। तो पावर के हमारे पास 3 फार्मूला बन गए, इन तीनों को आपने याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। सो पहला फार्मूला V टाइम्स I, दूसरा फार्मूला I स्क्वायर टाइम्स R, और तीसरा फार्मूला V स्क्वायर टाइम्स R डिवाइडेड बाय R। तो ये तीनों फार्मूला जो है वो पावर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होंगे, इनको आपने याद रखना है। और पावर का यूनिट क्या होता है, पावर आपको पता है वॉट में होती है, V का ऐसा यूनिट जो है वोल्ट होगा, I का ऐसा यूनिट एम्पियर, तो पावर का ऐसा यूनिट जो है वो वॉट होगा। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा लंबा है तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, उसको हम सुबह देखेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।